यहाँ पर हम बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या कहते हैं, या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या बताया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, निर्देशक तत्व। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख है संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के तक किया गया है। तो अनुच्छेद 4 यानी अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के तक यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं, और उनमें यहाँ पर वास्तव में निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 38 से 51 में वर्णन किया गया है। यानी कि वास्तव में अगर हम नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो ये 38 से 51 के बीच में बताए गए हैं। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा को बताता है और अनुच्छेद 37 है निर्देशक तत्व के महत्व और प्रकृति को बताता है। तो हम बात करते हैं कि निर्देशक तत्वों की जो संविधान निर्माताओं ने यहाँ पर यह विचार किया कि 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो आयरलैंड में जो संविधान बनाया गया था 1937 में, वहाँ से ये विचार लिया गया है नीति निर्देशक तत्वों का। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इन तत्वों की विशेषता वाला बताया है। मूल अधिकार के साथ निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा एवं दर्शन है, और ग्रेनवेल ऑस्टिन के निर्देशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा यहाँ पर कहा है। अब हम बात करते हैं कि निर्देशक तत्वों की विशेषताएं क्या है। निर्देशक तत्वों की विशेषताएं जैसे निर्देशक तत्वों की विशेषताएं, जैसे राज्य की नीति के निर्देशक तत्व नामक उस युक्ति से यह स्पष्ट होता है कि नीतियां एवं कानून को प्रभावी बनाते समय राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। ये संवैधानिक निदेशक या विधायिका, कार्यपालिका, प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिश है। अनुच्छेद 36 के अनुसार भाग 4 में राज्य शब्द का वही अर्थ है जो मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3 में है। इसलिए यह केंद्र एवं राज्य सरकारों के विधायिका, कार्यपालिका अंगों एवं सभी स्थानीय प्राधिकरणों एवं देश के सभी लोक प्राधिकरणों को यहाँ पर सम्मिलित करता है। निर्देशक तत्व है भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित अनुदेशों के समान है। डॉक्टर BR अम्बेडकर के शब्दों में निर्देशक तत्व अनुदेशों के समान है जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर जनरल और भारत के औपनिवेशिक कॉलोनियों के गवर्नरों को जारी किए जाते थे, जिसे निर्देशक तत्व कहा जाता था। वह इन अनुदेशों का ही दूसरा नाम है। इसमें केवल यह अंतर है कि निर्देशक तत्व विधायिका और कार्यपालिका के लिए अनुदेश हैं। और आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में हम बात करें कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों में निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण हैं। इनका उद्देश्य न्याय में उच्च आदर्श, स्वतंत्रता, समानता बनाए रखना है, जैसा कि संविधान की प्रस्तावना में परिकल्पित है। इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण है, न कि पुलिस राज्य, जो कि उपनिवेशिक काल में था। पुलिस राज्य कब था? उपनिवेशिक काल में था। वो इसका उद्देश्य नहीं है, वो उसको निर्माण करना इसका उद्देश्य नहीं है। एक पुलिस राज्य का होता है मुख्यतः बाहरी आक्रमण से देश के बचाव एवं कानून और व्यवस्था बनाए रखने से मुख्यतः संबंधित है। राज्य इस तरह के प्रतिबंधित स्वरूप 19वीं शताब्दी के व्यक्तिवाद और सरकार के वाणिज्य में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत पर आधारित थे। तो यहाँ पर हम बात करें कि संक्षेप में आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही इन निर्देशक तत्वों का मूल उद्देश्य माना जाता है। निर्देशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित है, यानी कि उनके हनन पर उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। अतः सरकार, केंद्र सरकार हो या फिर स्थानीय सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। और संविधान अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यद्यपि इनकी प्रकृति गैर न्यायोचित है, तथापि कानून की संवैधानिक मान्यता के विवरण में न्यायालय ने देखता है। उच्चतम न्यायालय ने कई बार व्यवस्था की है कि किसी विधि की संवैधानिक का निर्धारण करते समय यदि न्यायालय वह पाए कि प्रश्नगत विधि निर्देशक तत्व को प्रभावी करना चाहती है, तो न्यायालय ऐसी विधि को अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के संबंध में तर्कसंगत मानते हुए असंवैधानिकता से ये बचा सकता है। फिर बात करते हैं निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। किसकी बात करते हैं? निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण।
निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। हालांकि संविधान में इनका वर्गीकरण नहीं किया गया है, लेकिन इनकी दशा और दिशा के आधार पर इन्हें तीन व्यापक श्रेणियों में समाजवादी, गांधीवादी और उदार बुद्धिजीवी में विभक्त किया गया है। समाजवादी सिद्धांत की हम बात करें, ये सिद्धांत समाजवाद के आलोक में है। ये लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य का खाका खींचते हैं, जिनका लक्ष्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये राज्य को निर्देश देते हैं कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना, आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करना, ये अनुच्छेद 38 में बताया गया है। तो यह जो दूसरी व्यवस्था है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जोड़ी गई है। सुरक्षित करना, क्या सुरक्षित करना? सभी नागरिकों की जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार सुरक्षित करना, सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का सम वितरण करना, धन एवं उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना, पुरुष एवं स्त्रियों के समान कार्य के लिए समान वेतन, कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति और बालकों की अवस्था के दुरुपयोग से संरक्षण, बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर प्रदान करना, ये अनुच्छेद 39 में बताया गया है। फिर हम बात करें कि सामान्य न्याय और गरीबों को निःशुल्क वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, ये अनुच्छेद 39 के में बताया गया है। नेक्स्ट हम बात करें काम पाने की, शिक्षा पाने और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तजनक यानी निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने के लिए अधिकार को संरक्षित करना अनुच्छेद 41 में बताया गया है। काम की न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध है अनुच्छेद 42 में बताया गया है। सभी कर्मचारियों के लिए निर्बाध मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर अनुच्छेद 43 में बताया गया है। जीविका मजदूरी क्या होती है? न्यूनतम मजदूरी से भिन्न होती है जीविका मजदूरी। इसमें जीवन यापन के लिए आवश्यक चीजें जैसे कि भोजन, घर एवं कपड़ा, इसके अतिरिक्त जीविका मजदूरी में शामिल है शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा आदि। और एक उचित मजदूरी उक्त दो का औसत है। तो तीन तरह की मजदूरी होती है, जीविका मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी और उचित मजदूरी। उचित मजदूरी है वो जीविका मजदूरी और न्यूनतम मजदूरी का औसत है, और जीविका मजदूरी में जीवन यापन के लिए आवश्यक चीजें आती हैं। सभी कर्मचारियों के लिए निर्बाध मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर अनुच्छेद 43 में यहाँ पर बताए गए हैं। और उद्योगों के प्रबंध की बात बताई गई है। उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों के भाग लेने के लिए कदम उठाना अनुच्छेद 43 के में बताया गया है। पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर को ऊंचा करना और लोक स्वास्थ्य का सुधार करना अनुच्छेद 47 में बताया गया है। फिर बात करते हैं गांधीवादी सिद्धांत की। गांधीवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत। तो गांधीवादी सिद्धांत यहाँ पर क्या कहता है? ये सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। ये राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी द्वारा पुनर्स्थापित योजनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए उनके कुछ विचारों को निर्देशक तत्वों में यहाँ पर शामिल किया गया। ये राज्य से अपेक्षा करते हैं कि ग्राम पंचायतों का गठन उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान करके स्वयं सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करना अनुच्छेद 40 में बताया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग व्यक्तिगत व सरकारी के यानी सहकारी के आधार पर कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन अनुच्छेद 43 में बताया गया है। सहकारी समितियों के स्वेच्छन गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक निमंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना अनुच्छेद 43 बी में बताया गया है। अनुसूचित जाति, जनजाति, समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय और शोषण से सुरक्षा अनुच्छेद 46 में बताया गया है। स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग्स के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग पर प्रतिबंध है अनुच्छेद 47 में बताया गया है। गाय, बछड़ा व अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक एवं उनकी नस्लों में सुधार का प्रोत्साहन अनुच्छेद 48 में बताया गया है। फिर बात करते हैं उदार बौद्धिक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? उदार बौद्धिक सिद्धांत। उदार बौद्धिक सिद्धांत। उदार बौद्धिक सिद्धांत क्या कहता है? इस श्रेणी में उन सिद्धांतों को शामिल किया जाता है जो उदारवादियों की विचारधारा से संबंधित हैं। ये राज्य को निर्देश देते हैं कि भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में बताई गई है। सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना अनुच्छेद 45 में बताया गया है।
कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करना अनुच्छेद 48 में बताया गया है। पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन एवं वन्य जीवों की रक्षा अनुच्छेद 48 में बताया गया है। और राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक और ऐतिहासिक अभिरुचि वाले संस्मारकों, स्थान और वस्तु का संरक्षण करना अनुच्छेद 49 में बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देना अनुच्छेद 51 में बताया गया है। अब बात करते हैं नए निदेशक तत्व क्या हैं। नए निदेशक तत्व, तो नए निदेशक तत्व क्या है? 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में निदेशक तत्व की एक मूल सूची में 4 तत्व और जोड़े गए हैं। इनकी भी राज्य से अपेक्षा रहती है। पहली तो बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना अनुच्छेद 39 में बताया गया है। समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 39 में बताया गया है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों को भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाने के लिए यहाँ पर अनुच्छेद 43 में बताया गया है। रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने और जंगलों और वन्य जीवन की रक्षा करने के लिए अनुच्छेद 48 में बताया गया है। 44वां संशोधन अधिनियम 1978 एक निदेशक तत्व को जोड़ता है जो राज्य से अपेक्षा रखता है कि वह आय, प्रतिष्ठा और सुविधाओं के अवसरों में असमानता को समाप्त करे। ये अनुच्छेद 38 में बताया गया है। 46वें संशोधन अधिनियम 2002 में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदला गया और प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 के तहत मूलतः अधिकार यहाँ पर बनाया गया। संशोधित निदेशक तत्वों में राज्य से अपेक्षा की गई कि वह बचपन देखभाल के अलावा सभी बच्चों के 6 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा। सहकारी समितियों से संबंधित एक नया 97वां संविधान संशोधन किया गया। 2011 के दौरान सहकारी समितियों से संबंधित एक नया नीति निदेशक तत्व शब्द जोड़ा गया यहाँ पर। इसके अंतर्गत राज्यों से यह अपेक्षा की गई कि वे सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक निमंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देंगे। ये अनुच्छेद 43 में बताया गया। निर्देशक सिद्धांतों के पीछे संस्तुति की बात करते हैं। निर्देशक सिद्धांतों के पीछे क्या संस्तुति दी गई है? निर्देशक सिद्धांतों के पीछे क्या दी गई है? संस्तुति। तो निर्देशक सिद्धांतों के पीछे क्या संस्तुति दी गई है? संस्तुति। तो यहाँ पर संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर वीएन राव ने इस बात की संस्तुति की थी कि व्यक्तिगत अधिकार 2 श्रेणियां न्यायोचित या गैर न्यायोचित में बांटा जाना चाहिए। जैसे प्रारूप समिति के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था कि इस तरह न्यायोचित प्रकृति वाले मूल अधिकारों को भाग 3 में उल्लेखित किया गया है और गैर न्यायोचित निदेशक तत्व को संविधान के भाग 4 में रखा गया है। यद्यपि निदेशक तत्व गैर न्यायोचित हैं, तथापि संविधान अनुच्छेद 37 में इस बात को स्पष्ट किया गया कि ये तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं। अतः यह राज्य का कर्तव्य होगा कि इन तत्वों को विधि बनाने में प्रयोग करे। अतः यह इनके अनुप्रयोग हेतु राज्य प्राधिकारियों पर नैतिक दायित्व अध्यारोपित करता है, परंतु इसके पीछे यहाँ पर वास्तविक शक्ति राजनीतिक है, अर्थात जनमत है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यकर ने कहा है कि लोगों के लिए उत्तरदायी कोई भी मंत्रालय संविधान के भाग 4 में वर्णित उपबंध अवहेलनाओं को नहीं कर सकता है। इसी प्रकार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि लोकप्रिय मत पर कार्य करने वाली सरकार इसके लिए नीति निर्देशक तत्व यानी नीति बनाते समय निदेशक तत्वों की अवहेलना नहीं कर सकती। यदि कोई सरकार इनकी अवहेलना करती है तो निर्वाचन समय में उसी मतदाताओं के समक्ष इसका उत्तर अवश्य देना होगा। संविधान निर्माताओं ने निर्देशक सिद्धांतों को गैर न्यायोचित एवं विधि रूप से लागू करने की बाध्यता वाला नहीं बनाया, क्योंकि देश के पास उसे लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं थे। देश में व्यापक विविधता और पिछड़ापन इसके क्रियान्वयन में बाधक था। स्वतंत्र भारत को नए निर्माण के कारण कई तरह के भारों से मुक्त रखना होगा ताकि उसे इस बात के लिए यहाँ पर स्वतंत्र रखा जाए कि उसके क्रम, समय, स्थान और पूर्ति का निर्णय लिया जा सके। इसलिए संविधान निर्माताओं ने तत्व को प्रस्तुत करने के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया और इन तत्वों में शक्ति निहित नहीं है। इसलिए न्याय यहाँ पर क्या करती है? न्यायालयी प्रक्रियाओं से ज्यादा जागरूक जनता के मतों में विश्वास करना
बढ़ता है या विश्वास प्रकट किया जाता है। अब निर्देशक तत्वों की यहाँ पर आलोचना भी की गई है। तो क्या आलोचना यहाँ पर निर्देशक तत्वों की गई है? निर्देशक तत्वों की आलोचना। निर्देशक तत्वों की आलोचना कैसे आलोचना की गई है? संविधान सभा के कुछ सदस्य एवं अन्य संवैधानिक एवं राजनीतिक विशेषज्ञों ने राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों की कुछ आधार पर आलोचना किया, जैसे कि कोई कानूनी शक्ति नहीं। पहला तो इसकी आलोचना की गई है कि इनको कोई भी कानूनी शक्ति नहीं, कोई कानूनी शक्ति नहीं। इसका मतलब यह है कि मुख्यतः इसके गैर न्यायोचित चरित्र के कारण इसकी आलोचना की गई है, जबकि केटी शाह ने इसे अतिरेक कर्मकांडी बताया है। इसकी तुलना एक चेक जो बैंक में है जिसका भुगतान यहाँ पर बैंक संसाधनों की अनुमति पर ही संभव है, इससे की है। नसरुद्दीन ने इसके लिए कहा है कि ये सिद्धांत नव वर्ष प्रस्तावों की तरह है जो जनवरी को टूट जाते हैं, और यहाँ तक टीटी कृष्णमाचारी ने इसके लिए भावनाओं का एक स्थायी कूड़ागर कहा है। केसी विहर ने इसे लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा है, इन्हें धार्मिक उपदेश बताया है, और सर आइवर जेनिंग्स इन्हें कर्मकांडी आकांक्षा कहते हैं। फिर बात करते हैं दूसरा, तर्कहीन व्यवस्था इसमें की गई है। तर्कहीन व्यवस्था, जैसे आलोचकों ने मत दिया है कि इन निर्देशकों को तार्किक रूप से निरंतरता के आधार पर व्यवस्थित नहीं किया गया है। एन श्रीनिवासन के अनुसार इन्हें न तो उचित तरीके से वर्गीकृत किया गया है, न ही इन्हें तर्कसंगत तरीके से व्यवस्थित किया गया है। इनकी घोषणा कम महत्व के मुद्दों को अति आवश्यक आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दों से मिलाती है। यह एक ही तरीके से आधुनिक एवं पुरातन को जोड़ती है। इस व्यवस्था के लिए वैज्ञानिक आधार सुझाया जाता है, जबकि ये भावनाएं एवं बिना पर्याप्त जानकारी के आधार पर आधारित हैं। सर आइवर जेनिंग्स ने इस ओर संकेत किए हैं कि इन तत्वों का कोई नियमित प्रतिमान दर्शन यहाँ पर नहीं है। फिर बात करते हैं रूढ़िवादी भी बताया गया है इनको। जो निर्देशक तत्वों की आलोचना की गई है वो रूढ़िवादी बताया गया इनको। रूढ़िवादी की बात करें कैसे? सर आइवर जेनिंग्स के अनुसार ये निर्देशक तत्व 19वीं सदी के इंग्लैंड के राजनीतिक दर्शन पर आधारित हैं। उन्होंने टिप्पणी की कि सिडनी वेब और बेट्रिस वेब के भूत इस पाठ के पृष्ठों में प्रवेश कर गए हैं। संविधान के भाग 4 में व्याख्यायित किया गया है कि समाजवाद के बिना फेबियन समाजवाद। उन्होंने मत दिया कि ये तत्व भारत में 20वीं सदी के मध्य में ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे, और इस प्रश्न का कि क्या वे 21वीं सदी में उपयोगी नहीं होंगे, इसका जवाब नहीं दिया गया। लेकिन यह सत्य है या यह तय है कि वे अप्रचलित होंगे। फिर संवैधानिक टकराव की बात करते हैं। चौथा है संवैधानिक टकराव। संवैधानिक टकराव, जैसे के संथानम का मत है कि इन तत्वों से केंद्र और राज्यों के बीच, राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के बीच, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के बीच संवैधानिक टकराव होगा। इसके अनुसार केंद्र इन तत्वों को लागू करने के लिए राज्यों को निर्देश दे सकता है। इनके लागू न होने पर वह राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकता है। और इसी प्रकार जब प्रधानमंत्री को संसद द्वारा यथापारित विधेयक जो कि निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करता हो प्राप्त हो, जो राष्ट्रपति विधेयक को इस आधार पर अस्वीकृत कर सकता है कि ये तत्व राष्ट्र के शासन के लिए मूलभूत हैं, इसलिए मंत्रालय को इन्हें नकारने का कोई आधार नहीं है। इसी तरह का संवैधानिक टकराव राज्य स्तर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच भी उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करें निर्देशक तत्वों की उपयोगिता के बारे में। निर्देशक तत्वों की उपयोगिता, जैसे उपरोक्त कमियों के बावजूद, आलोचनाओं के बावजूद संविधान से जुड़ाव के संदर्भ में नीति निर्देशक तत्व आवश्यक है। संविधान में स्वयं भी उल्लेखित है कि ये राष्ट्र के शासन हेतु मूलभूत हैं। जाने माने निर्णायक और कूटनीतिज्ञ एम.एल. सिंघवी के अनुसार निर्देशक तत्व संविधान को जीवनदायी देने वाली व्यवस्थाएं हैं। संविधान के आवरण और संवैधानिक न्याय में इनका दर्शन है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम.सी. चांगला के अनुसार यदि इन सभी तत्वों का मूल तरह से पालन किया जाए तो हमारा देश पृथ्वी पर स्वर्ग की भांति लगने लगेगा। भारत राजनीतिक मामले में
तब तक न तो केवल लोकतांत्रिक होगा बल्कि नागरिकों के कल्याण के हिसाब से कल्याणकारी राज्य भी बन जाएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस ओर संकेत किया है कि निर्देशक तत्वों का बहुत बड़ा मूल्य है। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं। जैसे कि राजनीतिक लोकतंत्र प्रकट होता है। ग्रैनविल ऑस्टिन का कहना है कि निर्देशक तत्वों का लक्ष्य सामाजिक क्रांति आवश्यक शर्तों को स्थापित करके उनको ग्रहण करने के समान है। संविधान सभा के सलाहकार सर वी एन राव ने निर्देशक तत्वों को राज्य प्राधिकारियों के लिए नैतिक आवश्यक एवं शैक्षिक मूल्य वाला बताया है। भारत के पूर्व महान्यायवादी एमसी शीतलवाड़ के अनुसार निर्देशक तत्व हालांकि कोई विधिक अधिकार और कोई कानूनी उपचार नहीं बताते, फिर भी वे निम्नलिखित मामलों में उल्लेखनीय और लाभदायक हैं। जैसे कि ये अनुदेशों की तरह हैं। ये भारतीय संघ के अधिकृतों को संबोधित सामान्य संस्तुतियां हैं। ये उन्हें उन सामाजिक और आर्थिक मूल सिद्धांतों की याद दिलाते हैं जो संविधान के लक्ष्यों की प्राप्ति से जुड़े हैं। ये न्यायालय है, न्यायालयों के लिए उपयोगी मार्गदर्शक हैं। ये न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में सहायता करते हैं, जो कि विधि के संवैधानिक वैधता में निर्धारण करने वाली शक्ति है। ये सभी राज्य क्रियाओं की विधायिकाओं और कार्यपालिका के लिए प्रभुत्व पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं और न्यायालयों को कुछ मामलों में दिशा निर्देश भी देते हैं। ये प्रस्तावना को विस्तृत रूप देते हैं जिससे भारत के न्यायिक नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के प्रति बल मिलता है। ये कुछ भूमिकाएं भी अदा करते हैं, जैसे कि ये राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र के घरेलू और विदेशी नीतियों में स्थायित्व और निरंतरता बनाए रखने के लिए भले ही सत्ता में परिवर्तन हो जाए। ये नागरिकों को मूल अधिकारों के पूरक होते हैं। ये भाग 3 में सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था करते हुए रिक्तता को पूरा करते हैं। मूल अधिकारों के अंतर्गत नागरिकों के द्वारा इनका क्रियान्वयन पूर्ण एवं उचित लाभ के पक्ष में माहौल उत्पन्न करता है। राजनीतिक लोकतंत्र बिना आर्थिक लोकतंत्र का कोई अर्थ यहाँ पर नहीं है। ये विपक्ष द्वारा सरकार पर नियंत्रण को संभव बनाते हैं। विपक्ष सत्तारूढ़ दल पर निर्देशक तत्वों का विरोध एवं उसके कार्यकलापों के आधार पर आरोप लगा सकता है। ये सरकार के प्रदर्शन की कड़ी परीक्षा करते हैं। लोग सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का परीक्षण कर इन्हें संवैधानिक घोषणाओं के आलोक में कर सकते हैं। ये आम राजनीतिक घोषणा पत्र की तरह होते हैं। एक सत्तारूढ़ दल अपनी राजनीतिक विचारधारा के बावजूद विधायिका और कार्यपालिका कृत्यों को इस तथ्य का स्वीकार करता है कि वे ये तत्व उनके प्रदर्शक, दार्शनिक एवं मित्र हैं। मूल अधिकार एवं निर्देशक तत्वों में टकराव जो होता है उसके बारे में बात करते हैं। किस किस के बीच में टकराव होता है? मूल अधिकार एवं निर्देशक तत्वों में टकराव। मूल अधिकार एवं निर्देशक तत्वों में टकराव। एक और मूल अधिकारों की न्यायोचितता और निर्देशक तत्वों की गैर न्यायोचितता, दूसरी ओर निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 37 को लागू करने के लिए राज्य को नैतिक बाध्यता ने दोनों के मध्य टकराव को जन्म दिया है। यह स्थिति संविधान लागू होने के समय से ही है। यहाँ पर क्या होता है? चंपाकम दोराई राजन मामला जो कि 1951 में था, उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था की कि निर्देशक सिद्धांत और मूल अधिकारों के बीच किसी भी प्रकार के टकराव में मूल अधिकार प्रभावी होंगे। इसमें घोषणा की गई कि निर्देशक सिद्धांत मूल अधिकारों के पूरक के रूप में निश्चित रूप से लागू होंगे, लेकिन यह भी तय हुआ कि मूल अधिकारों को संसद द्वारा संविधान संशोधन प्रक्रिया के तहत संशोधित किया जा सकता है। इसी के फलस्वरूप संसद ने प्रथम संशोधन अधिनियम 1951, चौथा संशोधन अधिनियम 1955, 17वां संशोधन अधिनियम 1964 द्वारा कुछ निर्देशों को लागू भी किया है। उपरोक्त परिस्थिति में 1967 में उच्चतम न्यायालय के फैसले में गोलकनाथ मामले ने एक व्यापक परिवर्तन हुआ। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था की कि संसद किसी मूल अधिकार को अपनी प्रकृति में उल्लंघनीय है उसको समाप्त नहीं कर सकती। दूसरे तत्वों में निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। संसद ने गोलकनाथ मामले पर उच्चतम न्यायालय के फैसले पर 24वें संशोधन अधिनियम 1971, 25वें संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त की कि 24वें संशोधन अधिनियम में घोषणा की गई है कि संसद को यह अधिकार है कि वह संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत मूल अधिकारों को समाप्त करे या फिर कम कर दें। तो 25वें संशोधन अधिनियम के तहत एक नया अनुच्छेद 31 ग जोड़ा गया, जिसमें कुछ यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। जैसे अनुच्छेद 39 ख और ग में वर्णित समाजवादी निर्देशक तत्वों को लागू कराने के लिए किसी विधि को उस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि वह अनुच्छेद 14 यानी विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण, अनुच्छेद 19
वाक स्वतंत्रता, सम्मेलन और संचरण के संबंध में 6 अधिकारों का संरक्षण और अनुच्छेद 31 यानी संपत्ति का अधिकार के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन है। ऐसी नीति को प्रभावी बनाने की घोषणा करने वाली किसी भी विधि को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि यह नीति ऐसी नीति को प्रभावी नहीं करता है। केशवानंद भारती के 1973 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 31 के उपरोक्त दूसरे प्रावधान को इस आधार पर असंवैधानिक और अवैध घोषित किया कि न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल विशेषता है, इसलिए इसे नहीं छीना जा सकता। हालांकि अनुच्छेद 31 के उपरोक्त प्रथम प्रावधान को संवैधानिक एवं वैध माना गया। 42वें संविधान संशोधन में उपरोक्त अनुच्छेद 31 की पहली व्यवस्था के प्रावधानों को विस्तारित किया गया है। इसमें न केवल 39 और ग में वर्णित को किसी नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए विधि को अपने संरक्षण में सम्मिलित किया गया है। दूसरे शब्दों में 42वें संशोधन अधिनियम निर्देशक तत्वों की प्राथमिकता एवं सर्वोच्चता को मूल अधिकारों पर प्रभावी बनाया गया और उन अधिकारों पर जिनका उल्लेख अनुच्छेद 14, 19 और 31 में है। हालांकि इस विस्तार को उच्चतम न्यायालय द्वारा मिनर्वा मिल्स मामले में असंवैधानिक और अवैध घोषित किया गया। इसका तात्पर्य है कि निर्देशक तत्व को एक बार फिर मूल अधिकारों के अधीनस्थ बताया गया, लेकिन अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 द्वारा स्थापित मूल अधिकारों को अनुच्छेद 39 और ग में बताए गए निर्देशक तत्वों के अधीनस्थ माना गया है। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार को 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था की कि भारतीय संविधान मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन के लिए है। ये आपस में सामाजिक क्रांति के वादे से जुड़े हुए हैं। ये एक रथ के दो पहियों के समान है, एक दूसरे से कम नहीं है। इन्हें एक दूसरे पर लादने से संविधान की मूल भावना बाधित होती है। मूल भावना एवं संतुलन संविधान के बुनियादी ढांचे की आवश्यक विशेषता है। निर्देशक तत्वों के तय लक्ष्यों को मूल अधिकारों को प्राप्त किए बगैर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब मूल अधिकार क्या कहते हैं और निर्देशक तत्व क्या कहते हैं? मूल अधिकार है ये नकारात्मक है, जैसा कि ये राज्य को कुछ मसलों पर कार्य से करने से प्रतिबंध कर देते हैं, जबकि निर्देशक तत्व सकारात्मक है, ये राज्य को कुछ मसलों पर अपनी इनकी आवश्यकता होती है। मूल अधिकार न्यायोचित होते हैं, इनके हनन पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जा सकता है, जबकि निर्देशक तत्व हैं ये गैर न्यायोचित होते हैं, इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। मूल अधिकार है इनका उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना है, जबकि निर्देशक तत्व हैं इनका उद्देश्य देश में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। मूल अधिकार हैं कानूनी रूप से मान्य है, जबकि निर्देशक तत्व इन्हें नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। मूल अधिकार हैं ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, इस प्रकार ये व्यक्तिगत हैं। निर्देशक तत्व हैं ये समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, इस तरह ये समाजवादी हैं। मूल अधिकार हैं इनको लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है, ये स्वतः लागू होते हैं। निर्देशक तत्व इनको लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है, ये स्वतः लागू नहीं होते हैं। मूल अधिकार है न्यायालय इस बात के लिए बाध्य है कि किसी भी के मूल अधिकार के हनन की विधि को वह गैर संवैधानिक और अवैध घोषित करे। जबकि निर्देशक तत्वों के मामले में बात करें, निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करने वाली किसी विधि को न्यायालय असंवैधानिक और अवैध घोषित नहीं कर सकता। यद्यपि विधि की वैधता को इस आधार पर सही ठहराया जा सकता है कि उन्हें निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए लागू किया गया है। इस तरह वर्तमान स्थिति में मूल अधिकार निर्देशक तत्व पर उच्चतर है। फिर भी इसका अभिप्राय यह नहीं कि निर्देशक तत्वों को लागू नहीं किया सकता। संसद निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है और इस संशोधन से संविधान के मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। अब बात करते हैं निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस तरीके से होता है। निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन। तो निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन की बात करें, 1950 से केंद्र में अनुवर्ती सरकारों और राज्य ने निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए अनेक कार्यक्रम और विधियों को यहाँ पर बनाया है। इसका उल्लेख किया गया है कि 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई है ताकि देश का विकास नियोजित तरीके से हो सके। अनुवर्ती पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य समाज आर्थिक न्यायिक प्राप्ति और आय प्रतिष्ठा और अवसर की असमानता को कम करना है। 2015 में योजना आयोग के स्थान पर एक निकाय नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना की गई। लगभग सभी राज्यों में भू सुधार कानून पारित किए गए ताकि ग्रामीण स्तर पर कृषि समुदाय स्थिति में सुधार हो सके और इन उपायों में शामिल हैं बिचौलिए जैसे कि जमींदार, जागीरदार, ईमानदारी आदि को समाप्त किया जाए।
किराएदारी सुधार जैसे कि किराएदारी की सुधार, उचित किराया किया जा सके, भूमि सीमांकन व्यवस्था, अतिरिक्त भूमि का भूमिहीनों में वितरण और सहकारी कृषि। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, मजदूरी संधाय अधिनियम 1936, बोधा संधा अधिनियम 1965, ठेका श्रम विनियमन और उत्थान अधिनियम 1970, बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986, बंधित श्रम पद्धति उत्थान और अधिनियम 1976, व्यवसाय संघ अधिनियम 1926, कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, कर्मकार प्रतिकार अधिनियम 1923 आदि को श्रमिक वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए लागू किया गया है। वर्ष के हितों के संरक्षण के लिए लागू किया गया है और वर्ष 2006 में सरकार ने बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया है और 2016 में बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम को नाम बदल करके बाल एवं किशोर श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1980 कर दिया है। प्रस्तुत यहाँ पर प्रेस सुविधा अधिनियम 1961 और समान पारिश्रमिक अधिनियम को यहाँ पर महिला और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। सामान्य वस्तुओं के प्रोत्साहन हेतु वित्तीय संस्थानों के प्रयोग के लिए कुछ पैमाने तय किए गए हैं। इनमें शामिल है जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण 1956, 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969, सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण, शाही खर्च की समाप्ति 1971 आदि। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 को राष्ट्रीय स्तर पर गठन किया गया है ताकि गरीबों को निःशुल्क एवं उचित कानूनी सहायता प्राप्त हो सके। इसके अलावा यहाँ पर समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए लोक अदालतों का गठन किया गया है और लोक अदालतें संवैधानिक फोरम हैं जो कानूनी विवाद का निपटारा करते हैं। इन्हें जन अधिकार अदालतों के समान स्तर दिया गया है। इनके निर्णय मानने की बाध्यता होती है। इनके फैसले के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अपील नहीं होती है। खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड और खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग, लघु उद्योग बोर्ड, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, हैंडलूम बोर्ड, हथकरघा बोर्ड, कारक बोर्ड, सिल्क बोर्ड आदि को ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग विकास के लिए स्थापना की गई है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1960, सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम 1973, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1974, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्य योजना 1978, जवाहर रोजगार योजना 1989, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, संपूर्ण ग्राम रोजगार गारंटी 2001, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2006 आदि को मानक जीवन जीने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है। वन्य जीव अधिनियम 1972 एवं वन्य अधिनियम 1980 को वन्य जीव एवं वनों के लिए सुरक्षा कवच के रूप में प्रभावी बनाया गया है। जल एवं वायु अधिनियम ने केंद्र एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थापित किया है जो पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार में कार्यरत हैं। राष्ट्रीय वन नीति का उद्देश्य वनों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास करना है और कृषि को आधुनिक बनाया गया है। इसमें कृषि उपायों के सुधार के अलावा बीज, खाद, सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पशु चिकित्सा को आधुनिकता के लिए कई कदम उठाए हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम, तालुका और जिला स्तर को चालू किया गया है ताकि गांधी जी के सपना हर गांव गणतंत्र हो, सरकार हो सके। और 73वें संशोधन अधिनियम 1992 को इन पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा देने के लिए प्रभावी बनाया गया है। शैक्षणिक संस्थाओं, सरकारी नौकरियों और प्रतिनिधि निकायों में अनुसूचित जाति, जनजाति और कमजोर वर्गों के लिए सीटों को सुरक्षित किया गया है। अस्पृश्यता अधिनियम 1955 को सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 नया नाम दिया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को अनुसूचित जाति एवं जनजाति की सुरक्षा में प्रभावी बनाया गया है ताकि उन्हें शोषण से मुक्ति और सामाजिक न्याय मिले। और 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके। 89वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 में इस संयुक्त आयोग को दो पृथक निकाय अर्थात राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में बांट दिया गया है। अनेक राष्ट्रीय स्तर के आयोगों का गठन यहाँ पर समाज के कमजोर वर्ग के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक हितों के संवर्धन और संरक्षण के लिए किया गया है। इनके अंतर्गत शामिल हैं विशेष यानी पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग 1993, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993, राष्ट्रीय महिला आयोग 1992, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और आपराधिक प्रक्रिया संहिता जो कि 1973 राज्य की लोक सेवा में कार्यकारिणी की विविध सेवा से विभक्त करती है। इस विभाजन से पूर्व जिला प्राधिकारी जैसे कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार आदि विधिक शक्तियों का इस्तेमाल परंपरागत कार्यकारी शक्तियों के साथ करते हैं और विभाजन के बाद विधिक शक्तियों को इन कार्यकारियों से अलग कर जिला न्यायिक मजिस्ट्रेटों के हाथों में सौंप दिया गया है जो राज्य उच्च न्यायालय के नियंत्रण में काम करते हैं।
प्राचीन एवं ऐतिहासिक संस्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम को राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों के स्थान तहत प्रभावी बनाया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अस्पतालों को सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र के सुधार के लिए देश भर में स्थापित किया गया है। इसके अलावा खतरनाक बीमारी जैसे मलेरिया, टीबी, कुष्ठ, एड्स, कैंसर, फाइलेरिया, काला बाजार, गलघोंटू, जापानी बुखार आदि को समाप्त करने के लिए विशेष योजनाएं आरंभ की गई हैं। कुछ राज्यों में गायों, बछड़ों और बैलों को काटने पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया है। कुछ राज्यों में 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए तत्कालिक वृद्धावस्था पेंशन शुरू की गई है। भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति और पंचशील के सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनाया है। केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा उपरोक्त कदम उठाए जाने के बावजूद निदेशक तत्वों को पूर्ण प्रभावी और प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया जा सकता है। इसके कारण है अपर्याप्त वित्तीय संसाधन, प्रतिकूल सामाजिक आर्थिक परिस्थिति, जनसंख्या विस्फोट, केंद्र राज्य तनावपूर्ण संबंध आदि। फिर भाग 4 से बाहर के निर्देश की बात करें कि भाग 4 के बाहर कौन कौन से निर्देश दिए गए हैं। भाग 4 से बाहर निर्देश जैसे भाग 4 में उल्लेखित निर्देशों के अतिरिक्त संविधान के अन्य भागों में भी कई निर्देश दिए गए हैं। इनका विवरण इस प्रकार है, जैसे कि सेवाओं के लिए अनुसूचियां, जातियां और जनजातियों के दावे, संघ और किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाए, जो कि भाग 16 में अनुच्छेद 325 में बताया गया है। मातृभाषा में शिक्षा, प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा स्तर पर या मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा, जो कि भाग 17 में अनुच्छेद 350 के में बताया गया है। हिंदी भाषा का विकास, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामायिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। ये भाग 17 में अनुच्छेद 351 में बताया गया है। उक्त निर्देश भी प्रकृति में न्याय योग्य नहीं है। हालांकि न्यायालय द्वारा इन्हें अन्य निर्देशों के समान उतना ही महत्व दिया गया है, उन्हें भी संविधान का भाग माना जाता है। अब नीति निर्देशक तत्व जो बताए गए हैं, जैसे कि अनुच्छेद 36 में बताया गया राज्य की परिभाषा, 37 में बताया गया इस भाग में समाहित सिद्धांतों को लागू करना, 38 में बताया गया है राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना, 39 में बताया गया है राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति निर्देशक सिद्धांत, 39 ए में बताया गया है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, और 40 में अनुच्छेद 40 के अंदर जो बताया गया है वो बताया गया है ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 में बताया गया है कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। 42 में बताया गया है न्यायोचित और मानवीय कार्यदशाएं, मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान। 43 में कर्मचारियों को निर्बाध वेतन। 43 ए में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों को सहभागिता। 43 बी में सहकारी समितियों को प्रोत्साहन। 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। 45 में बालपन पूर्ण देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा। 46 में अनुजाति अनुसूचित जनजाति का कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। 47 के अंदर पोषाहार का स्तर बढ़ाने, जीवन स्तर सुधारने और जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने के संबंधी सरकार का कर्तव्य। 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन। 48 ए में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन और वन्य एवं वन्य जीवों की सुरक्षा। 49 में स्मारकों, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। 50 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव। और 51 में यहाँ पर बताया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन बताया गया है। नेक्स्ट ऑडियो लेक्चर में हम देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मूल कर्तव्यों के बारे में।